सो नाउ मार्क्सन फार्मा लिमिटेड, आप देखें ये स्टॉक ना मल्टी बैगर साबित हो गया है फार्मा सेक्टर में। जहां आप देख रहे हैं लार्ज कैप फार्मा इतना रिटर्न बना के नहीं दे रही है, लेकिन वहां पर आपका जो स्मॉल कैप फार्मा है, स्मॉल कैप, वो ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहे हैं। और उसमें आपका मार्क्सन फार्मा जो है ना वो टॉप पर आपका काम कर रहा है। तो इस वक्त मार्क्सन फार्मा को क्या बाई करके रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या नई खरीदारी के लिए कैसा रहेगा ये स्टॉक, इसके ऊपर हम बात करते हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल कैसे हैं इस स्टॉक के और आगे क्या फ्यूचर है इसका। तो मार्क्सन फार्मा अगर आप देखें तो इसका जो चार्ट है वो वंडरफुल चार्ट है। और ये आपको चार्ट बहुत कम स्टॉक में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत अगर आप स्टॉक्स देखेंगे कुछ 50-60 स्टॉक की चार्ट आप देखेगा जो कि मल्टी बैगर बने हो, या आप देखें कि जो लार्ज कैप बने हो स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप, उनमें आपको ऐसे चार्ट देखने को मिले होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्सन फार्मा लार्ज कैप बन जाएगा। अगर इनमें दम होगी ये वो भी हासिल कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी स्मॉल कैप है, मिड कैप की तरफ बढ़ रही है ये कंपनी, मार्केट कैप यही कह रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्क्सन फार्मा यहाँ पर अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना है तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल से काम नहीं बनेगा। इनके जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहे हैं, वो कितने सक्सेसफुल है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर फार्मा के अंदर स्ट्रेटजी चलती है। फार्मा बहुत ज़्यादा टिपिकल है। अगर सभी सेक्टर की बात करें तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कठिन और टिपिकल है कंपनियों के लिए। हर चीज़ बिल्कुल अपोजिट वर्क करती है। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल अपोजिट वर्क करती है। जो एजेंट्स है वो बिल्कुल अलग ही वर्क करते हैं, जिसको जो प्रोडक्ट चलाना है वो चलाते हैं। तो बहुत ही कठिन होता है ये सेक्टर। यहाँ पर प्रोडक्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर इनके प्रोडक्ट कैसे हैं। मेरे पास वो एनालिसिस नहीं है। अगर कोई फार्मा में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट रखता है तो आपको पता होना चाहिए इनके प्रोडक्ट के बारे में। मैंने अभी इनके प्रोडक्ट जो हैं वो अभी बिल्कुल सही तरीके से देखे नहीं। हालांकि यहाँ पर जो कंपनी जो है वो यहाँ पर यूएस के अंदर कहीं ना कहीं बनी हुई है, और वहाँ पर ज़्यादा जिस तरीके से लुपिन है, जिस तरीके से सन फार्मा है, बाहर यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, सेम टू सेम इनका भी कहीं ना कहीं यही रोल है। तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी मैंने ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वाला ये चेक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें, प्रोडक्ट के ऊपर ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी चार्ट जो है वो बहुत ही दमदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा की एवो वर्क कर रहे हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी है, 4827 करोड़ का मार्केट कैप है। कभी ये कंपनी 20 रुपये 22 रुपये के आसपास वर्क करती थी, और धीरे धीरे ही ये स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से फाइनेंशियल इसके बढ़ रहे हैं, लगातार जो ग्रोथ है वो इस कंपनी में बनी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप पी रेशियो देखिए तो 18.13 का है। ये फंडामेंटल यहाँ पर एनालिसिस है। आप देखिएगा 18.13 का पी रेशियो है, और यहाँ पर इसके कंपैरिजन बहुत कम कंपनी आपको इस पी रेशियो को वर्क करती हुई दिखेंगी। इससे ज़्यादा ही फार्मा की कंपनियाँ जो हैं वो इससे ज़्यादा की पी रेशियो वर्क कर रही हैं। ये अगर हम कहें तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन काफ़ी डिफरेंट है। ये ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन कम काम कर रहा है। मतलब वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यूड है अगर हम कहें, बाकियों के कंपैरिजन भी और इंडस्ट्री के कंपैरिजन भी। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, फार्मा की एक अपनी अलग कहानी है, बिल्कुल अलग है। तो मार्क्सन फार्मा जो है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मल्टी बैगर है। लेकिन लार्ज कैप में अगर आप देखिएगा, कभी लार्ज कैप में बहुत सारी कंपनियों की नेट सेल 20-20, 22-22, 25-25 हज़ार करोड़ की नेट सेल्स है, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ पर ठंडी पड़ी हुई है। तो इस सेक्टर में थोड़ा सा मतलब आप कहें ना, अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब वो आउट परफॉर्मेंस कब बदलेगा पता नहीं। आप ऑरोबिंदो फार्मा को उठा के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस स्टॉक का बुक वैल्यू 38.51 है, और स्टॉक काम कर रहा है 105 पर। बहुत ज़्यादा ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। फंडामेंटल तो यही कह रहे हैं, पी रेशियो आपका बिल्कुल सही जगह है। तो बुक वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहा है, डबल के ऊपर वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात इस वक्त तो नज़र नहीं आती है। और अभी आपके सामने नेट सेल है, और ये नेट सेल ग्रोथ परसेंट आपके सामने ये क्वार्टर दर क्वार्टर है, और आपकी ये रही ईयर ऑन ईयर। तो अभी आपका क्वार्टर दर क्वार्टर अगर हम देखें तो अभी आपके Q1 के नंबर आए नहीं हैं। लेटेस्ट जो नंबर आने हैं वो अभी आपके आए नहीं हैं। 2023 से मार्च के हिसाब से आपके नंबर्स दिए गए हैं, यही अभी तक के लेटेस्ट हैं इस कंपनी के अंदर।
तो अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ 1.28% ही ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि इस वक्त इस क्वार्टर में हमें ग्रोथ स्लो देखने को मिली है। ये आपका जो Q1 आ रहा है, अगर इसके अंदर हाल ठीक नहीं हुए तो फिर इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आ भी सकती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। Q1 में आपके Q4 की तरह ग्रोथ स्लो नहीं होने चाहिए, Q1 में ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए Q4 के कंपैरिजन। और ग्रोथ आप इस चार्ट को देखकर भी समझ सकते हैं। शायद ये 2022 मार्च का क्वार्टर ही सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला होगा, 15.28%। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ी है और सडनली डाउन हुई है। फिर यहाँ पर देखिए Q1 में कैसे आती, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16.25% की यहाँ पर उछाल देखने को मिली है। 418 करोड़ से बढ़कर 485 करोड़ देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखेगा, क्योंकि फार्मा में कुछ ऐसा नहीं है जो आईटी में चल रहा है, जो आपका कहो स्टील सेक्टर में चलने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फार्मा एक डिफरेंट है और वो अपनी जगह हर सीजन में हर तरफ बना ही लेता है। ऐसा नहीं कि आईटी में मंदी आई तो आईटी में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा आईटी को, फार्मा फिर भी बचा रहता है ऐसी चीज़ों में, तो ध्यान रखिएगा। तो ग्रोथ का थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है मंदी का, लेकिन वो मंदी अभी यहाँ पर है नहीं, तो उसको कोई लेना देना है नहीं। तो फार्मा बिल्कुल आईटी के कंपैरिजन बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। आप आईटी को लेकर मत बैठ जाना इसके अंदर। तो हम क्वार्टर दर क्वार्टर उस कंपनी को देखते हैं जिसका बिजनेस खराब हो गया होता, तो उसके बिजनेस एनालिसिस के लिए क्वार्टर दर क्वार्टर देखते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये रहा आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट ये कह रहे हैं कि 29% आपको जंप देखने को मिली है, यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर। बेहतरीन है, यानी कि आपका यही बात कहीं ना कहीं रही होगी, प्रॉफिट की वजह से ये स्टॉक चला होगा। भले ही नेट सेल इतना ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर ना आप अगर देखेंगे तो ये 29% की ग्रोथ अब तक की सबसे हाईएस्ट है, नहीं 2 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है। आपका ग्रोथ 2022 से जून में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ थी, 112% का उछाल देखने को मिला था क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट में, डबल से ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो इस बार का जो नंबर है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है प्रॉफिटेबिलिटी में। 191.48% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका से -64.64% की नेगेटिव ग्रोथ थी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा चुकी है ये कंपनी। कहीं ना कहीं इसके लिए ये कंपनी में टर्न अराउंड हुआ है। इस स्टॉक के अंदर जो उछाल आई होगी तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं देखने को मिली भी है। तो ये तो नंबर कह रहे हैं, आपका रेवेन्यू जो है वो फ्लैट है, बिल्कुल रेवेन्यू गिरा नहीं है, फ्लैट है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, फ्लैट है, नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। लेकिन आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले, वो अब तक के सबसे हाईएस्ट पर है। सो दैट्स वाई फार्मा में मार्क्सन फार्मा के अंदर ये मल्टी बैगर बनता हुआ दिखा भी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मल्टी बैगर स्टॉक हुआ है शामिल। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सालाना नेट सेल्स लगातार बढ़ रही है, 1800 करोड़ के आसपास की नेट सेल आ गई है। Q1 के नंबर देखिएगा, कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित भी हो सकता है आगे। लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ यहाँ पर बढ़ रही है लगातार, कभी कभार बीच में स्लिप भी हो जाती है। ये अक्सर फार्मा में देखा भी गया है, कहीं ना कहीं आप फार्मा में देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखा गया है। तो फार्मा काफ़ी टफ भी है सेक्टर, इस चीज़ को भी ध्यान रखकर आप निवेश करें। हो सकता है अप एंड डाउन ज़्यादा दिख जाए। वैल्यूशंस अगर आप कहें तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, स्ट्रेच नहीं है वैल्यूशंस। अगर कोई नया निवेश कर रखा है, थोड़ा सा आपको Q1 के चक्कर में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है कहीं ना कहीं। और अभी भी हुआ है, आगे भी पॉसिबल है कि ये अच्छा ऐसी ग्रोथ अगर आती रही तो फिर अच्छा साबित होगा। प्रॉफिटेबिलिटी में ज़बरदस्त उछाल है, बहुत ही बेहतरीन इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े हैं। Q1 पर नज़र रखिए, हो सकता है कि ये स्टॉक के अंदर और चाल आ सकती है Q1 के बाद, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। Q1 पर फोकस रखिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।